अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। पेश हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। स्टेजेस ऑफ शॉक पोस्ट RN BSc के हम लेक्चर्स बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। मेरा जो पूरा चैनल है वो इसी कंटेंट के ऊपर है। अगर आप पोस्ट RN करना चाहते हैं या आप पोस्ट RN कर रहे हैं तो फिर ये वाले कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। प्लस जो BSN के बच्चे हैं, जिन्होंने BSN ज्वाइन किया है, न्यू फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, पैथोफिजियोलॉजी का उनका कंटेंट भी इसी में कवर हो जाता है। तो अगर आप लोग BSN कर रहे हैं या पोस्ट RN कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं अपनी कुछ वीडियोस में आपको जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका होता है ना स्टूडेंट्स में, वो भी बताऊंगी। बीइंग लेक्चरार मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो न्यू इनरोल होते हैं BSN में वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें कि उन्होंने अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन कौन सी स्लाइड्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं शॉक, उसका पार्ट 3 आज डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे शॉक की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। स्टेजेस बेसिकली स्टूडेंट्स, जो शॉक है उसकी 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं, इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव फेज़, प्रोग्रेसिव फेज़ और इरिवर्सिबल फेज़। एज द नेम इंडिकेट, जो इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव फेज़ है इसका मतलब ये होता है, ये कंपनसेटरी होता है स्टूडेंट्स। कंपनसेटरी का मतलब होता है जब पेशेंट शॉक में गया है लेकिन उसकी बॉडी ने कॉम्पनसेट कर लिया, ठीक है। Compensatory mechanism to maintain the homeostasis so that blood supply to vital organ is maintained। अब एक चीज़ बच्चों, हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी बॉडी शॉक में जाती है तो फर्स्ट कंपनसेशन जो आपकी बॉडी करती है वो ये होती है कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक आपका GIT सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, स्किन है, इनकी तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। और वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट है, ब्रेन है, इनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ये फर्स्ट कॉम्पनसेशन होती है बाय न्यूरोह्यूमरल मैकेनिज्म विच मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। बॉडी किस तरह से कॉम्पनसेट करती है, न्यूरोह्यूमरल मैकेनिज्म के थ्रू। बेटा ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो कि जिसके थ्रू जो नर्व इम्पल्सिस है ना वो एक जगह से, एक नर्व साइड से दूसरी पे मुंतकिल होती हैं थ्रू केमिकल मैसेजेस, ठीक है। यानी ये एक थेरी भी है कि न्यूरोह्यूमरल थेरी के नाम से हम इसको जानते हैं कि नर्व इम्पल्सिस जो ट्रांसमिशन है उसमें मेजर रोल केमिकल्स का होता है, लाइक हार्मोन्स वगैरह का होता है। इस थेरी को हम कहते हैं न्यूरोह्यूमरल मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में कॉम्पनसेशन इसी बेस पे होती है, ठीक है। वाइड स्प्रेड वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स एक्सेप्ट कोरोनरी एंड सेरिब्रल वेसल्स, लाइक आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उनको जाने वाली जो वेसल्स हैं उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, लेकिन जो कोरोनरी और सेरिब्रल वेसल्स हैं यानी वो वेसल्स जो आपके हार्ट को और ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं उनकी सिर्फ वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी तरफ ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो आपके दूसरे ब्लड ऑर्गन्स हैं लाइक रेनल है या और इस तरह से जो आपके नॉन वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि किडनी जो है वो फ्लूइड को कंजर्व करती है। जब भी किडनी को ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस्ड मिलता है, किडनी को पता चल जाता है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो किडनी क्या करती है, ADH हार्मोन को रिलीज़ करवाती है एड्रिनल ग्लैंड से, जिसकी वजह से फ्लूइड और वाटर जो है वो बॉडी में कंजर्व होना शुरू हो जाते हैं और यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। जब हाइपोटेंशन होती है ना, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है जिसकी वजह से हार्ट बार बार पंप करता है। दैट मीन्स जिसकी वजह से हार्ट का जो बीट सेशन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज की। इसमें हाइपोवलीमिया हुआ फर्स्ट, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर रिड्यूस हो गया जिसको हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। रिड्यूस्ड कार्डिक फिलिंग, रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट, रिड्यूस्ड आर्टीरियल प्रेशर, जिसकी वजह से पेरिफेरल रिसेप्टर्स और सेंट्रल रिसेप्टर्स जो हैं उनकी क्या होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन हो जाती है। एड्रिनल मेडल्ला की स्टिमुलेशन होती है जहाँ से कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं। कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन कहाँ की करेंगे, नॉन वाइटल ऑर्गन्स की लाइक GIT की, स्किन की और किडनी की।
तो ये शॉर्ट कंसेप्ट था जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि शॉक जो है सर्कुलेटरी फेलियर है उसकी फर्स्ट स्टेज में किस तरह से वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ती है और नॉन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ कम हो जाती है ड्यू टू द वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड कैटेकोलामीन्स रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव फेज। एज द स्टेज एडवांसेस देर इज फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स, वीनियोल्स एंड कैपिलरी बेड। बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड लीक्स आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियम एंड देर इज स्लजिंग ऑफ द ब्लड। स्लजिंग का मतलब ये होता है ब्लड का लीक होना, ठीक है। कैपिलरीज से निकलकर ब्लड इंटरस्टिशियम में आना शुरू हो जाता है इसकी प्रोग्रेसिव फेज में, यानी नेक्स्ट फेज में। प्रोग्रेसिव फेज स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि शॉक का जो प्रोग्रेसिव फेज़ होता है वो तब स्टार्ट होता है जब सारे बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि ये प्रोग्रेसिव फेज़ की तरफ चला जाता है पेशेंट। लाइक इसकी जो फ्लूइड वेसल्स होती हैं वो लीक करती हैं, ठीक है, और ब्लड उसमें से लीक करना शुरू हो जाता है, इंटरस्टिशियम में आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द टिश्यू परफ्यूजन लीडिंग टू हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। इनिशियली बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट सफ़र फ्रॉम हाइपोक्सिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सारे बॉडी टिश्यूज़ इसमें सफ़र करते हैं एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं वो सेफ रहते हैं बॉडी के कंपनसेशन की वजह से। नेक्स्ट देखें, हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है। हाइपोक्सिया की वजह से डैमेज हुआ सेल्स को, टिश्यूज़ को, और लैक्टिक एसिडोसिस होता है। प्रोडक्शन ऑफ वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल काइनिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो कि वेजोडाइलेशन करवाते हैं। ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे और कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करा देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से राइट साइड पे जो एरो है इसको देखें, कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज होगा जिसकी वजह से उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा बेसिकली जो परमिएबिलिटी है वो एक खासियत है, एक क्वालिटी है हमारी वेसल्स की, ठीक है, जिसके थ्रू वो कुछ कंटेंट्स को अपने अंदर से पास थ्रू होने देते हैं और कुछ को नहीं होने देते, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है पास थ्रू होने की सलाहियत। तो जब कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो रिड्यूस कर जाएगी तो जो इंक्रीज़ कर जाएगी परमेबिलिटी, तो क्या होगा, कैपिलरी से फ्लूइड निकलकर सारा उसमें आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होगी और अगेन टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक में। हम थर्ड फेज़ पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल फेज़, जो कि डीकम्पनसेटेड स्टेज है। अब इस केस में सारे कॉम्पनसेशन फेल हो गए हैं और अब ये है कि बॉडी दोबारा से यानी रिवर्ट नहीं हो सकती। जो डैमेज हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है डैमेज, और ऐसी सिचुएशन में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है जब बिल्कुल ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, आपके वाइटल ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है और एंड स्टेज शॉक होता है ये, और इसमें पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। इसको हम रीड करते हैं, सेलुलर इंजरी एंड टिश्यू इंजरी इज सो सिवियर दैट कंडीशन डज नॉट रिवर्ट बैक टू नॉर्मल इवन आफ्टर करेक्टिंग हीमोडायनामिक डिफेक्ट्स। अगर आप हीमोडायनामिक डिफेक्ट्स को क्लियर भी कर लेते हैं ना बेटा, तब भी ये चीज़ें जो है वो परमानेंट रहेंगी, सेलुलर इंजरी रहेगी। हाइपोक्सिक एंड इस्कीमिक सेलुलर इंजरी, हीमोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ जो कि बैचलर ऑफ साइंसेस कर रहे हैं नर्सिंग में या फिर पोस्ट RN कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्दर मैं गाइडलाइंस अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगी कि आपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। हाइपोक्सिक एंड इस्कीमिक सेल इंजरी काजेज लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स विच फर्दर एग्रावेट्स द कंडीशन। अब आपकी बॉडी में मौजूद स्टूडेंट्स जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंजरी के केस में ये एक्टिवेट होते हैं और ये सेल्स की डिग्रेडेशन स्टार्ट करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ नो फर्दर वर्सन्स कंडीशन। Intestinal ischemia causes microbes from intestinal flora to enter the circulation, which produces superimposed bacteremic shock। जी, अब हमने ये पढ़ा फर्दर
कि जब वेसल्स जो हैं बिल्कुल वेसुलर डैमेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है, अब हार्ट तक भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, किडनीज तक भी प्रॉपर नहीं है, इंटेस्टाइनल भी इम्प्रॉपर है, तो क्या होगा? अगर हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। अगर हमारी इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं मिलेगा तो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया होगा। अगर हमारी किडनीज को ब्लड नहीं मिल रहा तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इन स्टेजेस में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं इन ईच स्टेज। बेसिकली ये जो कंटेंट है बेटा, ये मैंने 4th पैथोफिजियोलॉजी से लिया है, जो कि पोस्ट आर्यन की टेक्स्ट बुक है, और इसी से उनका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन और सिम्टम क्या है? कॉम्पनसेटेड फेज जो फर्स्ट फेज है उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? 15 to 25% ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम वेसल्स एंड देयर आर सब्टल साइंस ऑफ शॉक। सब्टल का मतलब क्या होता है? जो कि वेग साइंस होते हैं, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर विल बी लेस दैन 10 to 15 millimeter फ्रॉम द बेस लाइन, इंक्रीज रेनिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज पीएच। जो कॉम्पनसेटेड फेज है उसमें ये तमाम साइंस आते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है प्रोग्रेसिव स्टेज, उसमें 25 to 35% फ्लूइड लॉस होता है वेसल से। अगर आप गौर करें प्रीवियस से तो फ्लूइड लॉस कंपनसेटेड में 15 to 25 था और प्रोग्रेसिव में 25 to 35 तक होता है, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर और ज़्यादा कम हो रहा है 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक फ्रॉम बेस लाइन। टिश्यू हाइपोक्सिया डिवेल्प, डिक्रीज यूरिन आउटपुट ओलिग्यूरिया, वीक रैपिड पल्स एंड डिक्रीज्ड पीएच। इरिवर्सिबल फेज उसकी क्या साइंस आते हैं? उसमें जो फ्लूइड लॉस है वो ग्रेटर देन 35% होता है। बॉडी सेल्स डाई ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड वाइटल साइंस कम टू बॉटम। अब इसमें वाइटल साइंस सारे डी रेंज हो जाते हैं। एन्यूरिया होता है, लाइक जो यूरिन आउटपुट है उसमें बिल्कुल भी नहीं आता। एक्सेसिव ऑर्गन और टिश्यू डैमेज होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और डिक्रीज हो जाती है पीएच। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर। स्टेजेस ऑफ शॉक हमने डिस्कस कर लिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में शॉक का पूरा इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स हमने फर्दर डिटेल्स में डिस्कस की थी और अब हमने स्टेजेस ऑफ शॉक डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सेप्टिक शॉक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोस्ट आर्यन के कंटेंट में ये इन डिटेल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।